मास्टर टीवी मैं हूं अयाज मोरस और आज के अपने नए सेशन में आपको खुशामदीद कहता हूं। आप जानते हैं कि हम अपने मुख्तलिफ सेशंस के जरिए जो हमारे ऑनलाइन सेशंस होते हैं, हमारे इंटरव्यूज होते हैं और हमारे दीगर प्रोग्राम, तो मैं जो है वो सबसे पहले तो रेवरेंड साहब आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। थैंक यू वेरी मच। जी, मैं जैसे अपने व्यूअर्स को कहा कि मैं आपका इंट्रोडक्शन बताता चलूं कि आपका बुनियादी तौर पर ताल्लुक पाकिस्तान के बधाई से है और आपकी खुशकिस्मती ये है कि आप एक एंग्लिकन जो है वो खानदान में पैदा हुए और आपकी जो एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो मैं आगे जाके पूछूंगा भी आपसे कि किस तरह से आपने जो है वो एक मस्जिद के साथ जो मदरसा था उसमें आपने एजुकेशन हासिल की और फिर आप एक ऑर्डेन प्रीस्ट बने एंग्लिकन चर्च के और पाकिस्तान में आपने मुख्तलिफ जो है वो खिदमत सर अंजाम दी। खास तौर पर उसमें प्रिजन मिनिस्ट्री है, इंटरफेथ डायलॉग के हवाले से आपने काफी काम किया है और एक जो बहुत बड़ा आपके लिए एजाज की बात है कि वो ओरिएंटल कॉलेज लाहौर में आप अबरानी जुबान के उस्ताद रहे और ये इस कॉलेज की तारीख का पहला वाक़या था कि जब एक ऑर्डेन प्रीस्ट जो है वो एक जो है वो पंजाबी प्रीस्ट जो है वो जो वहाँ के दरस व तदरीस के फ़राइज़ सर अंजाम दे सके और इन दिनों वो यूके में है और इंटरफेथ के हवाले से चर्च के मुख्तलिफ जो एंग्लिकन जो आला सतह की क़यादत है उसके साथ काम कर रहे हैं। मिशन के हवाले से डायलॉग के हवाले से उनका काफी कंट्रीब्यूशन है और रेक्टर है वो क्रॉकविल चर्च के एरिया डीन है और मुख्तलिफ मिशन के कामों में वो सरगर्म है अमल है। उनकी जो मैंने आज के प्रोग्राम में उनको मदद करने का जो मेरी जो वजह थी, मैंने उनके मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर मुख्तलिफ प्रोग्रामों में उनकी जो काविशें हैं उनकी सरगर्मियां देखी और मेरी खुशकिस्मती है कि जब मैंने उन्हें दावत दी तो उन्होंने बड़ी खुशखुशी के साथ इस दावत को कबूल किया। तो मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ, मशकूर हूँ रेवरेंड राणा साहब का कि उन्होंने हमारी इस दावत को कबूल किया। सर वंस अगेन प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। जी, जैसे मैंने जिक्र किया आपका और मैं सबसे पहले उसी से शुरू करूंगा आपकी जिंदगी के बारे में कि आप एक पाकिस्तानी मसीही खानदान में पैदा हुए और आपकी तालीम और तरबियत जो इब्तदाई तालीम है वो एक मस्जिद से रिलेटेड जो मदरसा था उसके साथ हुई। ये एक्सपीरियंस कैसा था? इससे पहले कि मैं अपनी बातचीत का आगाज करूं, मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूं अयाज साहब इस मौके के लिए जो उन्हें आपने फराहम किया कि आपकी इस टीवी के तवज्जुद से बहुत से बहन भाइयों के साथ बातचीत कर सकूं। ये एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था, टू सम एक्सटेंट यूनिक एक्सपीरियंस कि एज अ क्रिश्चियन आई बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन अ क्रिश्चियन फैमिली। मेरे जो वालिद साहब थे वो चर्च में और पूरा खानदान बहुत एक्टिव थे, लेकिन हादसाती तौर पर मस्जिद के स्कूल में जाना, वहाँ पर पोटेंशियल इमाम्स के साथ पढ़ना और फिर उसके साथ साथ अपने मसीही ईमान के अंदर भी मजबूत होना, मेरा ख्याल है कि ये एक ऐसा जिंदगी का सफर था। इंटेंशनली शायद मैं इसे हासिल ना कर सकता, लेकिन बस हालात के इस धारे में पहुंचकर ऐसा हो गया। मेरा ख्याल है कि ये एक ऐसा खूबसूरत एक्सपीरियंस है मेरी लाइफ का जिसने मेरे अपने ईमान को बहुत ज्यादा शार्प किया। बहैसियत एक छोटे बच्चे के तौर पर अपने हम उम्र बच्चों के साथ पढ़ना, जो बहुत से सवालात, जो बड़े बचगाना से सवालात होते हैं वो लेकर एक दूसरे से पूछते हैं, उसमें कई दफ़ा डिसएग्रीमेंट होते हैं, कई दफ़ा आपको बातचीत करनी ही नहीं आती। हमें उस वक्त तो नहीं पता था कि ये डायलॉग क्या होता है, गुफ्तगू क्या होती है, सुनना, समझना, समझाना क्या होता है, लेकिन उस छोटी उम्र में इन तमाम चीज़ों का तजुर्बा करना, इसकी प्रैक्टिस करना, मेरा ख्याल है कि इट made me so confident how to live and work with those who are different in their faith identity, different, कई लिहाज से different लोग होते हैं। आप उनके साथ किस तरीके से रहते हैं और फिर अपने ही ईमान में बढ़ते भी हैं। बहुत जबरदस्त। मैं जैसे कि हम अपनी गुफ्तगू को आगे मजीद बढ़ाएंगे, मैं सबसे पहले तो अपने व्यूअर्स का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ क्योंकि इस वक्त बड़ी तादाद हमें जो है वो देख रही है, बहुत सारे लोग हमें देख रहे हैं। तो आज से जो मैं अपने व्यूअर्स को बताता चलूं कि आज जो हमारी गुफ्तगू है, क्योंकि जो हमारे गेस्ट हैं वो एक ऑर्डेन प्रीस्ट हैं और थियोलॉजिकल बैकग्राउंड रखते हैं, तो आज हमारी जो गुफ्तगू है उसमें आरफाना रंग भी होगा, वो थियोलॉजिकल बेस भी होगी और कुछ जो हम क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट हैं उनके हवाले से बात करेंगे। और जो दूसरी अहम बात है कि एक पाकिस्तानी मसीही
जो कि पाकिस्तान की धरती से ताल्लुक रखता है और उसका मजहब मसीहत से होता है, वो जब दुनिया भर में जाता है तो उसकी पहचान किस हवाले से होती है। और खुशकिस्मती ये है कि जैसे मैंने बताया कि रेवरेंड राना साहब का क्योंकि ताल्लुक पाकिस्तान से है, वो एक ऑर्डेन्ड प्रीस्ट भी हैं और इस वक्त जो है वो इंग्लैंड में है और वहां पर जो है वो उन्हें मुख्तलिफ जो है वो आइडेंटिटी के साथ पहचाना जाता है। वो एक बहैसियत पाकिस्तानी पहचाने जाते हैं, बहैसियत मसीह पहचाने जाते हैं और इंग्लैंड की भी रिप्रेजेंट करते हैं और समटाइम उनको एज ऑर्डेन्ड प्रीस्ट भी कहा जाता है। सर मैं आपसे ये सवाल यहाँ पूछना चाहूंगा जो बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है और हमसे अक्सर पूछा जाता है कि क्या पाकिस्तानी मसीही है पहले हैं या क्या पाकिस्तानी पहले हैं या पाकिस्तानी मसीही पहले हैं? थैंक यू वेरी मच। मेरा ख्याल कि बज़ाहिर तो ये बड़ा सादा सा सवाल है कि आप मसीही पहले हैं या पाकिस्तानी पहले हैं, आप पहले मुसलमान पहले हैं या पाकिस्तानी पहले हैं, या आप मुसलमान पहले हैं या ब्रिटिश पहले हैं। लेकिन मेरे लिहाज में इस सवाल की कोई इतनी सेंस बनती भी नहीं। लोग ये आम सवाल पूछते हैं लेकिन टू मी इट डजंट मेक अ लॉट ऑफ सेंस बिकॉज आजकल लोगों की जो आइडेंटिटीज हैं वो बड़ी हाइब्रिड आइडेंटिटीज हो गई हैं। हाइब्रिड आइडेंटिटीज का मतलब ये है कि वो कब स्विच करती हैं, 2-3 चीजें एक ही वक्त में ऑपरेट हो रही होती हैं। मिसाल के तौर पर मेरा बॉर्न ब्रॉट अप पाकिस्तान में है, मैं पंजाबी भी हूँ, मैं पाकिस्तानी भी हूँ, मैं क्रिश्चियन भी हूँ, अब मैं ब्रिटेन में भी रह रहा हूँ, मैं ब्रिटिश चर्च के अंदर प्रीस्ट भी हूँ। तो हु आई एम, मेरा नहीं ख्याल कि मेरी मुख्तलिफ मल्टीपल आइडेंटिटीज हैं। मेरी जस्ट एक ही आइडेंटिटी है जो मैं हूँ और वो मुख्तलिफ किस्म की चीजें मुख्तलिफ जगह पर एक्टिव हो जाती हैं। मिसाल के तौर पर 23 मार्च को या 14 अगस्त को कुछ ज्यादा पाकिस्तानियत सामने आ जाती है और 25 दिसंबर को क्रिसमस की वजह से लोगों की रिलीजन एलिमेंट जो है वो एक्टिवेट ज्यादा होता है। और अगर आप बाबा बुल्ले शाह को सुन रहे हैं तो आपका पंजाबी एलिमेंट एक्टिव ज्यादा हो जाएगा। अगर आप सिंधी हैं तो शाह लतीफ भटाई को सुन रहे हैं तो आपका वो सिंधी जो एलिमेंट है वो ज्यादा एक्टिव हो जाएगा। और अगर आप थोड़ा बहुत शायरी से मुंसलिक हैं, अगर गालिब का, इकबाल का या किसी शायर का नाम सुन लेंगे तो आपका वो जो पोइटिक एलिमेंट है वो एक्टिव हो जाए। मेरा ख्याल कि हम ये क्वेश्चन करना कोई इसकी इतनी अहमियत नहीं है कि आप पहले मुसलमान हैं या पहले मुसलमान पहले हैं या पाकिस्तानी पहले हैं। मेरा ख्याल है कि एक ही वक्त में हम सब कुछ होते हैं, किसी वक्त कोई चीज एक्टिव हो जाती है और किसी वक्त कोई चीज, जस्ट लाइक आई सेड, हाइब्रिड गाड़ियां होती हैं, वो इलेक्ट्रिक भी होती हैं और वो पेट्रोल पे भी चल रही होती है। वो एक ही वक्त में इलेक्ट्रिक भी होती हैं और पेट्रोल पे भी चल रही होती हैं। किसने कब एक्टिव होना है कि ये स्टीयरिंग और ये जो आदमी स्टीयरिंग व्हील के ऊपर के पास बैठा गाड़ी को चला रहा होता है, ये वो डिटरमिन नहीं करता, ये इंजन डिटरमिन करता है, ये गाड़ी की ओवरऑल सिचुएशन डिटरमिन करती है। इसी तरह कब मैं मसीही हूँ, कब मैं पाकिस्तानी हूँ, कब मैं ब्रिटेन के अंदर रहने वाला एक प्रीस्ट और हूँ, ये मेरा नहीं ख्याल कि मैं इसको कोई कॉन्शियसली एक्टिव होता। जैसी सिचुएशन होती है वही चीज इंसान की जो होती है वो एक्टिव हो जाती है और वो काम करना शुरू कर देती है। लेकिन इन सब बातों के बाद मैं समझता हूँ कि मेरा मसीही ईमान बहुत लिहाज से फौकियत रखता है, क्योंकि मेरा मसीही ईमान मुझे अच्छा पाकिस्तानी बनाता है, मेरा मसीही मुझे अच्छा ब्रिटिश सिटीजन बनाता है, मेरा मसीही ईमान मैं दुनिया के जिस हिस्से में भी रहता हूं। इसी तरह आप किसी बाप से पूछे कि तुम बाप पहले हो या शौहर पहले हो या मामू पहले हो या चाचा पहले हो, तो ऐसी बात नहीं है। जब वो इसको चाचा का एक्ट अदा करना पड़ता है तो उसको अच्छा चाचा होना चाहिए, कभी मामू अच्छा होना चाहिए, कभी बाप है, कभी हस्बैंड है, कभी वाइफ। लेकिन इन सब के पीछे जो चीज है वफादारी, फेथफुलनेस टू योर लैंड, टू योर कल्चर, टू योर लैंग्वेज एंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द होल ह्यूमैनिटी, ये सब चीजें मेरा ख्याल है कि मरहूम मिन्नत होती हैं उस आपकी फिलॉसफी की जो डीपली रूटेड आपके अकीदे के अंदर होता है। लेकिन मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं कि मेरा मसीही ईमान मुझे अच्छा पाकिस्तानी, दुनिया का अच्छा शहरी और एक अच्छा इंसान बनने का मौका देता है। बिल्कुल, बहुत जबरदस्त आपने बयान किया। लेकिन ये आम यहाँ पर ये असर होता है कि हमारी एक नेशनल आइडेंटिटी है, एक नेशनल आइडेंटिटी है, एक कल्चरल हमारी आइडेंटिटी जिसका आपने जिक्र किया, एक तबकाती तौर पर भी हम एक आइडेंटिटी, एक मजहबी शनाख्त भी है। तो फिर एक ये सवाल आता है हर इंसान के शख्स में, और जैसा हमारा टाइटल है कि क्या जो है उसका मतलब क्या है मसीही होने का, तो मैं इसकी मसीही थ्योलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में और जो एक, क्योंकि आप एक प्रीस्ट हैं, तो इस बैकग्राउंड में पूछना चाहूंगा कि जब हम ये कहते हैं कि
पाकिस्तानी मसीही होने का मतलब क्या है, तो इससे मुराद क्या ली जाती है? देखें, पाकिस्तानी मसीही का एक आम जो फ्रॉम द नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू, इसका मतलब तो यही है कि आप पाकिस्तान के शहरी हैं, पाकिस्तान का पासपोर्ट, पाकिस्तान की आइडेंटिटी कार्ड आपके पास है, आपका पाकिस्तानी, यू कैन प्रूव फ्रॉम योर डॉक्यूमेंट्स दैट यू आर अ पाकिस्तानी। इसके बाद आपकी मुलाकात अपने मुल्क के साथ आपकी वफादारी है, वो आपको पाकिस्तानी बनाती है। देखें, पाकिस्तान में 17 करोड़ या 18 करोड़ की जो भी आबादी है, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ कहते हैं, जितनी भी आबादी है, तो वो लोग अपने आप को पाकिस्तानी कहते हैं, वो पाकिस्तानी हैं। लेकिन उसके बाद कितने लोग अपने मुल्क से वफादार हैं? देखिए, पाकिस्तानी होने का मतलब यही है कि आप पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के पाबंद होते हैं, पाकिस्तान के अच्छे शहरी होते हैं। अब देखें, हम बज़ाहिर तो आप अपने आप को पेपर्स के लिहाज से, आपके पास शनाख्ती कार्ड भी है, आपके पास पासपोर्ट भी है, आपको पासपोर्ट कंट्रोल पर कोई चेक करेगा तो आप पाकिस्तानी हैं। अगर आपको कहीं जॉब अप्लाई करनी है तो जो भी आपका एड्रेस है, जो भी आपके पास पेपर वर्क है, आप वो प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन मेरे लिहाज में क्या आप पाकिस्तानी हैं? पाकिस्तानी होने के नाते मुल्क का लॉ, मुल्क के कवानीन, मुल्क की और जो आपके पास समाजी तकाजे हैं, आप उनको किस तरह से पूरा करते हैं, ये भी साथ साथ एक शहरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो सिटीजनशिप जो होती है, सिटीजनशिप एक सिर्फ पीस ऑफ पेपर नहीं होता, बट सिटीजनशिप जो होती है, आपकी फुल कमिटमेंट होती है उस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, और वो सोसाइटी जो आपसे रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्वायर कर रही होती है, जिन जिम्मेदारियों का की वो सोसाइटी मुतकाजी होती है, आप उनको पूरा करते हैं, तब आप उस शहर के एक वफादार और एक मोतबर, बाइज्जत और एक रिस्पॉन्सिबल शहरी के तौर पर सामने आते हैं। हमें ये सोचना है कि 17 करोड़ या 18 करोड़ अवाम में से कितने लोग रिस्पॉन्सिबल पाकिस्तानी हैं, जो वो तमाम जिम्मेदारियों को बतौर ahsan अदा करने की कोशिश करते हैं, जिनका ये मुल्क उनसे तकाजा करता है, जिन चीज़ों का मुल्क आपसे तकाजा करता है। मेरा ख्याल है कि हमें इन चीज़ों को ये समझना चाहिए। इसके साथ साथ मैं एक और चीज़ का इजाफा आपके साथ ये करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को मार्ज़े वजूद में आया, लेकिन ये इलाका जो इस वक्त पाकिस्तान में है, ये इससे पहले भी एग्जिस्ट करता था। लोग जो यहाँ पर रहते हैं, उनकी पहले भी कुछ ना कुछ आइडेंटिटीज थी, और वो आइडेंटिटीज इतनी भारी और इतनी गहरी हैं क्योंकि वो समाज के अंदर गहरी जड़ें हैं उनकी। मिसाल के तौर पर जो पंजाबी है, जो सिंधी है, या जिस इलाके से भी किसी का ताल्लुक है, सो मच सो कि आपके जो गांव के साथ आपकी जो जहां पर आपका बॉर्न और ब्रॉट अप हुआ है, वहां के साथ आपकी जड़ें बड़ी गहरी होती हैं। तो नेशनल आइडेंटिटी को आप एकदम से कोई ब्लैंकेट के तौर पर इस्तेमाल करके लोगों की उन सारी आइडेंटिटीज को उनसे छीन नहीं सकते। वो आइडेंटिटी डीप उनकी स्पिरिट के अंदर, उनकी सोल के रूह के अंदर होती हैं, और वो बड़ी गहरी होती हैं। मिसाल के तौर पर 47 को पाकिस्तान और इंडिया दो मुल्क बन गए। दोनों ममालिक के आपस में कभी अच्छे ताल्लुकात होते हैं, कभी अच्छे ताल्लुकात नहीं होते। इन दोनों मुल्कों के दरमियान में कई जंगें भी हुई। लेकिन जब हमने कोई फिल्म देखनी होती है, या जब हम कुछ गाने सुनते हैं, या बहुत सी चीजें हम ऐसी जिनके साथ हम अपनी कल्चरल यगानगत अक्रॉस द बॉर्डर पाते हैं, तो वहां पर हमें कोई पूछता नहीं है कि आप वो इंडिया की फलां फिल्म क्यों देखते हैं, या इंडियन लोग पाकिस्तानी ड्रामे क्यों पसंद करते हैं, या हम इंडियन गुलूकार क्यों पसंद करते हैं। तो ये ऑटोमेटिकली नेचुरल वो चली जाती है। क्यों? क्योंकि वो आइडेंटिटी जो हमारी कल्चरल आइडेंटिटी होती है, उसको हम उस वक्त अगर अपनी नेशनल आइडेंटिटी के ब्लैंकेट के नीचे छुपा लें, लेकिन वो आइडेंटिटी दरहकीकत वहीं पे होती है, क्योंकि वो जो आपकी पहचान, या वो जो आपने आपको जो आपकी जो एथनिक और कल्चरल जो बैकग्राउंड है, जहां पर आपका ब्रॉटअप हुआ है, उसकी तारीख सदियों पुरानी है, मिलियंस ईयर्स पुरानी है, और वो हजारों साल पर मुहित जो गहरी जड़ें हैं, आप उनको एकदम से अप्रूट नहीं कर सकते या अनरूट नहीं कर सकते, वो फिर वहीं पे रहेंगे। इस वजह से अभी भी कितने भी ताल्लुकात खराब होते हैं, क्रिकेट मैच में पाकिस्तान में और इंडिया में रहने वाले लोग एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, लेकिन फिल्में इकट्ठी देखते हैं। तो ये जो चीजें हैं, हमें ये देखनी पड़ेंगी कि हमारी आइडेंटिटीज क्या होती हैं, आइडेंटिटीज कैसी होती हैं, और इनको किस तरीके से हमने संभालना भी होता है, और किस तरीके से इनकी हमने कदर भी करनी होती है। सही, बहुत अच्छा आपने पॉइंट रेज किया। और वहां पे जो आपने बात की अगेन के आइडेंटिटी की, के हम जब शनाख्त की बात करते हैं तो उसमें हमारी एक कल्चरल आइडेंटिटी है, मजहबी है, शनाख्त है हमारी, उससे हम इनकार नहीं कर सकते। क्योंकि आप पाकिस्तान से रहे हैं और अब आप इंग्लैंड में हैं, दुनिया के मुख्तलिफ लोगों से मिलते हैं, मुख्तलिफ ममालिक
के डेलीगेशन से आपका राब्ता होता है, तो जो एक कितना वो मसीही, जाहिर सी बात आप जिस कंट्री में रहते हैं वहाँ के लोग भी मसीही हैं, लेकिन आप एक पाकिस्तानी मसीही होते हुए कितना डिफरेंट महसूस करते हैं जब आप एक फॉरेनर क्रिश्चियन से मिलते हैं जिसका रिलीजन वो होता है लेकिन उसकी आइडेंटिटी डिफरेंट होती है और आपकी पहचान एक पाकिस्तानी मसीही के नाम से होती है। देखें, यहाँ पर वेस्ट में एक अलमिया है। वो अलमिया ये है कि किसी हद तक लोग ये भूल जाते हैं कि क्रिश्चियनिटी एक ईस्टर्न रिलीजन है, और बहुत दफा ईस्ट में रहने वाले लोग भी ये भूल जाते हैं कि क्रिश्चियनिटी इज नॉट अ वेस्टर्न रिलीजन। मिसाल के तौर पर कि हजरत यसु मसीह के जो हवारी थे, उनमें से उनके जो शागिर्द थे, उनमें से एक मुकद्दस तूमा जो तारीखी शवाहद के मुताबिक बरसगीर पाको हिंद में आए, यहाँ पर उनका मकबरा टूम भी साउथ इंडिया में है, लेकिन उनका गुजर तारीखी शवाहद के मुताबिक पाकिस्तान टेक्सला के जरिए से ऐसा वो मालाबार और साउथ इंडिया में गए, और उस दौर से मसीही पाकिस्तान या बरसगीर पाको हिंद में मौजूद हैं। बरसगीर पाको हिंद में क्रिश्चियनिटी की मौजूदगी सेंचुरीज बिफोर इस्लाम अराइव्ड इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन बहुत दफा हमारे मुसलमान भाई और इंडिया में हिंदू भी, कई दफा इंडियन भी, वो ये भूल जाते हैं, वो समझते हैं कि शायद क्रिश्चियनिटी कोई अंग्रेजी मजहब है और अंग्रेजों के साथ आया था। तो लेकिन एक तो ये ऐसी बात नहीं है। दूसरी तरफ अलमिया ये है कि बरतानिया में या वेस्ट में बहुत से लोग ये समझते हैं कि जब वो पाकिस्तान के मुतल्लिक या ईरान के मुतल्लिक या फिलिस्तीन के मुतल्लिक या इसराइल के मुतल्लिक या हिंदुस्तान के मुतल्लिक, तो वो समझते हैं कि हिंदुस्तान का मतलब हिंदू और पाकिस्तान का मतलब मुसलमान होता है, फिलिस्तीनी का मतलब क्रिश्चियन नहीं, फिलिस्तीनी का मतलब मुसलमान होता है। उनकी नजर में तमाम के तमाम शाम में रहने वाले तुर्की के लोग या तमाम के तमाम लोग मुसलमान। ऐसा नहीं है। वहां पर इन इलाकों में ईरान में क्रिश्चियन मुसलमानों से पहले के हैं और फिलिस्तीन में क्रिश्चियन मुसलमानों से पहले के हैं। तो ये चीजें, ये हकायक जो हैं, ये लोग जब तारीख की किताबों में जाते हैं या थोड़ा सा अपने ज़हन पर गौर देने की कोशिश करते हैं तो वो समझ तो जाते हैं। ये कोई ऐसा कोई इतना चप्पा या रॉकेट साइंस तो नहीं है कि जिसकी समझ नहीं आती, लेकिन एकदम से लोगों को इसका इदराक नहीं होता, जो उनके शऊर में ये चीजें नहीं होती। मेरा ख्याल है कि बहुत से लोग जो बरसगीर पाको हिंद और मशरकी ममालिक से यूरोपियन ममालिक में आकर आबाद हुए हैं, वो ये मैसेज देने में किसी हद तक कामयाब हो जाते हैं कि पाकिस्तान के अंदर 97% या एक वास्ट मेजॉरिटी जो है वो मुस्लिम्स है, लेकिन सारे पाकिस्तानी मुसलमान नहीं हैं। सारे पाकिस्तानी मुसलमान नहीं हैं। सारे शामी, सारे फलस्तीनी, सारे अरबी मुसलमान नहीं हैं। अरबी क्रिश्चियन भी होते हैं, अरबी यहूदी भी होते हैं। इसी तरह अंग्रेज यहाँ पर जो वेस्टर्न लोग हैं उनको ये समझने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। लेकिन मेरा ख्याल है कि एक तो हम उस चीज के अंदर लोगों को हेल्प करते हैं अपनी प्रेजेंस के जरिए से। अब देखें, जिस पैरिश में मैं प्रीस्ट हूँ, इस एरिया में मैं चर्च में काम करता हूँ, यहाँ पर कोई पाकिस्तानी या मिडिल ईस्टर्न कोई फैमिली नहीं है। मैं चर्च में एक सीनियर रोल में काम करता हूँ। मेरे सारे कोलीग, मेरी टीम के अंदर सारे लोग वाइट ब्रिटिश हैं, लेकिन उनको भी ये समझने में आसानी होती है जब वो मुझे देखते हैं। तो कम से कम उन लोगों को अगर ये बात सुनने में मिलेगी तो वो उनको पता है ऑल पाकिस्तानीज आर नॉट मुस्लिम्स, ऑल पाकिस्तानीज आर नॉट मुस्लिम्स। इसी तरह ये भी हमें समझने में है कि तमाम वेस्टर्न्स भी क्रिश्चियन नहीं होते। जरूरी नहीं कि जिसका नाम जॉन है या जिसका नाम माइकल है, बिल्कुल। बहुत से लोग होते हैं कि वो ना चर्च जाते हैं, ना उनका कोई मजहब के साथ ताल्लुक होता है। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपके जो क्वेश्चन के एक और पहलू की तरफ जाना चाहूंगा कि मिसाल के तौर पर यहाँ पर बरतानिया के अंदर मैं again I am referring the earlier term I use, hybrid identity. मैं कब पाकिस्तानी होता हूँ और कब मिसाल के तौर पर लंदन एक बड़ा डाइवर्स शहर है, वहां पर सैकड़ों मुख्तलिफ एथनिसिटी से लोग हैं, वहां पर पाकिस्तानी लोग भी बड़े वाइब्रेंट हैं और उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है वहां की लाइफ में, कंट्री में। सो मच सो के जो लंदन के मेयर हैं उनका बैकग्राउंड उनके पाकिस्तानी ने याद है, उनके वालिद साहब पाकिस्तान से मूव करके वहां पर गए थे। लेकिन जब खाने पीने की बात आती है तो बहुत से पाकिस्तानी क्रिश्चियन
وہ وہی کھانا کھاتے ہیں یا اسی ٹیسٹ کا کھانا کھاتے ہیں یا اسی طرح کا کھانا کھاتے ہیں جس طرح کے دوسرے پاکستانی کھاتے ہیں جو مسلمان ہیں اور وہ بھی برطانیہ میں رہ رہے ہیں. لیکن جب اپنے ایمان کے اظہار کی بات ہوتی ہے یا عبادت کرنے کی بات ہوتی ہے تو یہاں پر جو برطانیہ میں پاکستانی ہیں وہ مسجد چلے جاتے ہیں اور ہم جو پاکستانی کرسچن ہیں ہم چرچ چلے جاتے ہیں. اسی طرح پاکستانی ہندو ہیں جو کسی مندر میں چلے جاتے ہوں گے. تو کتنا پرسنٹ میں اپنا کلچر جو ہے وہ شیئر کرتا ہوں پاکستانی بیک گراؤنڈ مسلمس کے ساتھ جو برطانیہ میں رہتے ہیں, اور کتنا پرسنٹ میں اپنی لائف کا شیئر کرتا ہوں ویسٹرن کرسچنس کے ساتھ جو برطانیہ میں رہتے ہیں. کیونکہ آئی شیئر مائی کلچر ود مائی پاکستانی بردرز اینڈ سسٹرز جو برٹن کے اندر رہتے ہیں, لیکن آئی شیئر مائی فیتھ ود مائی برٹش کرسچن بردرز اینڈ سسٹر جو برٹن کے اندر رہتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس طرح سے جو لوگ مائیگریٹ ہو کر ایک ملک سے دوسری جگہ پر آئے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ اس طرح کی ایک ڈبل آئیڈینٹی اور اس طرح کی چیزوں کے اندر وہ چلے جاتے ہیں اور ایک زندگی کا سفر طے کر رہے ہوتے ہیں جو اتنا آسان بھی نہیں ہوتا اور اتنا مشکل بھی نہیں ہوتا. دیکھیں نا, پاکستان کے اندر جب آپ ہیں تو آپ کا اگر کوئی نہ پوچھے آپ کا نام کیا, آپ کے میرا نام ایاز ہے, تو آپ کے منہ پہ تو نہیں لکھا ہوا کہ آپ مسلمان ہیں, آپ ہندو ہیں یا آپ کرسچن ہیں. ممکن ہے کہ آپ ایاز سنگھ ہوں, ممکن ہے کہ آپ محمد ایاز ہوں, اور ممکن ہے کہ آپ ایاز مورس ہوں. تو وہ تو اب آپ کے ساتھ کوئی بات نہیں کرے گا. لیکن دس از ناٹ دا کیس یہاں پر ویسٹرن ورلڈ میں. جب مجھے لوگ دیکھتے ہیں تو وہ پہلا اندازہ یہ نہیں لگاتے کہ میں کرسچن ہوں. ان کا پہلا یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ یا تو ہندو ہوگا یا یہ مسلمان ہوگا, کیونکہ دیکھنے میں یہ برصغیر پاک و ہند کا لگتا ہے. تو یہ چیزیں, لیکن جب وہ مجھ سے پوچھتے ہیں یا کوئی بات ہوتی ہے یا وہ میرے کالر کو دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ اٹ لکس لائک ہی از اے پریسٹ, تو وہ پھر ان چیزوں کی سمجھ آتی ہے. تو یہاں پر میرا خیال ہے کہ جو چیلنجز ہیں اور اپرچونٹیز ہیں انٹر ریلیجس کمیونیکیشن کی, انٹر ریلیجس ڈائلاگ کی اور انٹر کلچرل ریلیشنز کی, وہ مختلف ہیں اور وہ ڈفرینٹ ہیں پاکستان سے اور ان ممالک سے جی بالکل میں اکٹھے پلے بڑے اور جوان ہوئے ہیں. جی سوری, جی بات کیجیے. جی ہاں, میں نے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ میرے ایک جاننے والے ہیں, انہوں نے ایک بڑا انٹرسٹنگ جو ہے وہ فیکٹر بتایا کہ وہ قطر میں ایک ڈاکٹر ہیں اور وہ پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں, اور ان کا نام بھی جیسے کامن نیم ہمارے ہوتا ہے اور اسی طرح سے اس کی پہچان نہیں ہوتی, وہ جو ہے وہ نام اکثر جو ہے وہ ہمارے کلچر کے ساتھ جو ہے وہ میچ کرتا ہے ہمارے مسلم بھائیوں کے ساتھ. تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں ہاسپٹل میں گیا اور وہاں جا کے میں نے جب ان کے ساتھ کام کیا اور جب میری کوئی ریلیجیس تھی اوبلیگیشن, تو میں نے جب اس کو فالو کیا تو وہ بڑے حیران ہو گئے تھے کہ پاکستان میں بھی کرسچن رہتے ہیں اور ان کا لیونگ سٹائل بالکل جو ہے وہ مسلم جیسا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بتایا کہ نہیں بالکل ہم بے شک پاکستان میں ہیں, ہمارے نام ہے, ہمارا کلچر ہے, ہماری زبان ہے, لیکن ہمارا ریلیجن جو ہے وہ پاکستان میں صرف مسلم نہیں ہے بلکہ دیگر جو ہے وہ کمیونٹی کے لوگ رہتے ہیں اور کرسچن بھی ایک بڑی تعداد میں. تو میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کے ساتھ بھی ایسا جو ہے وہ واقعات ہوتے ہیں جیسے آپ نے ذکر کیا کہ لوگ عام طور پر دیکھ کر یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ یا تو یہ ہندو ہوں گے یا جو ہے وہ مسلم ہوں گے, تو پھر جب لوگوں کو پتا چلے رسپانس کیا ہوتا ہے, ری ایکشن کیا ہوتا ہے لوگوں کا عام طور پہ کہ جب انہیں پتا چلتا ہے کہ پاکستان سے ہیں, پاکستانی کرسچن ہیں, تو وہ لوگوں کا ری ایکشن کیسا ہوتا ہے؟ دیکھیں, جب لوگوں کو یہ پتہ چلتا ہے کہ پاکستان سے ہیں, پاکستانی کرسچن ہیں, تو پھر بہت سی جو کویسچنز ہیں جو پاکستان سے متعلق ہوتے ہیں, جو میڈیا سے فیڈ کیے جاتے ہیں, ان کا سامنا ہمیں کرنا پڑتا ہے. مثال کے طور پر جو ایک عام نیریٹو پاکستان کے متعلق میڈیا کے ذریعے سے سامنے آتا ہے, جو 100% غلط بھی نہیں ہے, کہ یہاں پر جو مائنورٹیز ہیں, خواہ وہ احمدی ہیں, کرسچنز ہیں یا ہندوز ہیں, وہ مشکلات کا شکار ہیں. اور پھر پاکستان کے متعلق اور جو بہت سی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں جس میں ٹیررزم ہے, یہ ہے, وہ یہ چیزیں آ جاتی ہیں. لیکن اس کے بعد بہت سی پازیٹیو چیزیں بھی ہوتی ہیں. جو کوئی پاکستان میں کبھی زندگی میں گئے ہوتے ہیں تو وہ ہاسپٹیلٹی کو
اور ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ پاکستان کے لوگ قطع نظر ان کا کوئی بھی مذہب ہے وہ بڑے ہاسپٹیبل ہوتے ہیں, بڑا لک آفٹر کرتے ہیں اپنے گیسٹ کو, اور جو لوگ کہیں ناردرن پارٹ آف دا کنٹری گئے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں وہ بڑا خوبصورت علاقے ہیں آپ کے, کاغان, ناران اور یہ اور پہاڑی علاقہ جات. سو مکس چیزیں ہوتی ہیں, لیکن جو سب سے جو میجر کنسرن لوگوں کا ہوتا ہے, جس کے متعلق زیادہ سوالات اٹھائے جاتے ہیں یا کیے جاتے ہیں, وہ یہی ہوتا ہے کہ وہاں پر اچھا آپ کرسچن ہیں, او یس وی ریمبر وی ہرڈ اباؤٹ آسیہ بی بی کہ اس کے ساتھ بڑی ہوئی, اور وی ہرڈ کہ وہ فرانس چرچ میں بلاسٹ ہو گیا, فلاں ماسک میں بلاسٹ ہو گیا, تو لائف از پریٹی ڈیفیکلٹ ان پاکستان. تو اس طرح کے کویسچنز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو پھر یو ہیو ٹو ٹیل دا اسٹوری, پھر وہ صرف بات چیت ہوتی ہے تو پھر لوگوں کو بتاتے ہیں آپ کے کس طریقے سے ڈسپائٹ دا چیلنجز کمیونٹی وہاں پر اکٹھے کیسے گرو کر رہی ہیں, کیسے رہ رہی ہیں. اسٹل کرسچن مشن از دیئر, چرچز آر دیئر, دو دیر آر challenges, but people are trying to overcome the challenges country and the communities are facing. صحیح, بالکل ایک آپ نے بڑی زبردست بات کی. اور میں یہاں سے ایک اور میرا سوال ہے کہ پاکستان کا ہم جیسے آپ نے ذکر بھی کیا, اور ہم جانتے ہیں کہ انٹرنیشنل میڈیا میں یا لوگوں میں اتنا تاثر بہت سارے نیگیٹو پوائنٹ آف ویو سے ہے. تو جب آپ لوگوں سے ملتے ہیں, ایک لوگوں کو پاکستان کا ایک پازیٹیو چہرہ بھی دکھاتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے, مسائل ہیں, ہم اس سے ہرگز انکار نہیں کر رہے کہ پاکستان میں جو مختلف کمیونٹیز رہتے ہیں ان کے چیلنجز اپنے ہیں اور وہ بے شک وہاں پر ہیں. لیکن اس کے باوجود جو ہمارا کام ہوتا ہے, یا جس طرح کی آپ پوزیشن پہ ہیں, اگین اس سائن کے پاکستان کے جو مسیحی ہیں وہ پاکستان کا امیج دنیا میں بہتر بنانے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, جس طرح کی آپ پوزیشن ہے, آپ کام کر رہے ہیں, اس طرح کی کام سے پاکستان کے جو مسیحی ہیں وہ اوور آل پاکستان کا امیج بہتر کرنے میں کتنا اہم رول پلے کر رہے ہیں؟ دیکھیں, پاکستان کا میں کوئی انٹینشنل کوئی ایسا کام تو نہیں کرتا, نہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی میری ذمہ داری ہے کہ میں امیج بہتر کروں یا نہ کروں. جسٹ جیسا میرا ایکسپیرینس ہے میں اسے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. مثال کے طور پر وین آئی واز گروئنگ اپ ایز اے چائلڈ ان پاکستان 40-35 years ago in a small part of South Punjab, وہاڑی میں, تو I went to a mosque school. یہ میری اپنی سٹوری ہے, میں وہ سناتا ہوں. تو اور مجھے کوئی ایسی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑا, نہ میرے خاندان کو, کہ میں وہ مسجد کا اسکول چھوڑ دیتا. لیکن اب حالات تھوڑے سے مختلف ہیں, بدل گئے ہیں, اور پیسفل کو ایگزسٹنس ڈے بائی ڈے ایک چیلنج بنتا جا رہا ہے, اور وہ مشکل بنتی جا رہی ہے آہستہ آہستہ. اور پھر بہت سی اچھی چیزیں شیئر کرنے والی ہوتی ہیں, اور وہ اچھی سٹوریز کہیں کی بھی ہوں, وہ دنیا کے کسی ملک کسی خطے کی بھی ہوں, بحیثیت مسیحی میرا ذمہ داری ہے کہ میں گڈ نیوز کا امبیسڈر ہوں. Good news in a very immediate sense, this is the gospel that Jesus Christ is the savior of the world, and every need to confess Jesus is Lord for the sake to receive the salvation. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایک ordinary level ہے good news کا, وہ یہ ہے کہ کوئی بھی اچھی بات, اچھی خبر کہیں سے بھی آپ کو ملے, آپ اس کو پھیلانے میں ایک اچھا کردار ادا کریں, وہ آپ کے اپنے کلچر اور آپ کے سماج سے ہو. میں نے ان کو دو لیئرز کے اندر بتانے کی کوشش کی ہے گڈ نیوز. ایک تو گڈ نیوز جو کلام مقدس میں مندرج ہے, جس کی ذمہ داری ہے ہر مسیحی کی کہ جاؤ ساری دنیا میں انجیل کی منادی کرو. اور انجیل کے لیے جو یونانی زبان میں لفظ ہے وہ یہ ہے کہ جاؤ ساری دنیا میں خوشخبری سناؤ. اور وہ خوشخبری ایک تو یہ ہے کہ آپ یسوع مسیح کے بارے میں دنیا کو بتاتے ہیں. دوسری یہ خوشخبری یہ ہے کہ میرے پڑوس کے اندر یہ اچھی خبر ہے, میرے محلے کے اندر یہ اچھی خبر ہے, میرے ملک کے اندر یہ اچھی خبر ہے. آپ صرف برائی اور پریشانیوں اور دکھوں اور تکلیفوں کی ہی منادی نہ کرتے رہیں, بلکہ یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی اچھی بات ہو رہی ہے تو اس کو بھی کریں. اور یہ میڈیا کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے. آج کل سوری ٹو سے یو آر اے جرنلسٹ کہ مجھے آپ کے سامنے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ میڈیا سینسیشنل نیوز کو اور وہ جو سنسنی خیز قسم کی خبریں ہوتی ہیں ان کو پھیلانا زیادہ ذمہ داری سمجھتا ہے. لیکن میڈیا کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسی خبریں پھیلائیں. دیکھیں آج کل تو ویسے بھی ایک بات کہی جاتی ہے کہ گڈ نیوز از ناٹ اے نیوز, بیڈ نیوز از اے گڈ نیوز. کہ اگر کوئی بڑی خبر آ گئی ہے تو وہ بڑی تیزی کے ساتھ پھیلتی ہے. اور اگر آپ کسی کو بتائیں کہ یار وہ ہماری گلی میں بچے بڑے پیار کے ساتھ کھیل رہے تھے, تو دس از ناٹ اے نیوز. کوئی اس کو سننا نہیں پسند کرے. آپ یہ کہیں کہ وہ ہماری گلی میں بچے لڑ رہے تھے اور لڑتے لڑتے ایک نے دوسرے کو مار دیا, تو سب لوگ آپ کی بات بڑے دھیان سے سنیں گے.
تو یہ ہمیں ایک کردار ادا کرنا چاہیے کہ بحیثیت مسیحی، اور میرا خیال ہے کہ پاکستان اور دنیا کے بہت سے ممالک میں جو ریلیجس مائنورٹیز ہیں اور جو اسمال گروپ ہوتے ہیں، ہمیشہ جو چھوٹے گروپ ہوتے ہیں وہ ولنریبل ہوتے ہیں. ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ یہاں پر برطانوی سوسائٹی میں جو چھوٹے گروپ ہیں، خواہ وہ مسلمان ہیں، خواہ وہ ایتھنیکلی چھوٹے گروپ ہیں، ہمیشہ گورنمنٹ ان کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے، کیونکہ جو ولنریبل گروپ ہیں وہ ملک کے لیے بری خبر اور اچھی خبر دونوں کا سبب بن سکتے ہیں. تو پاکستان ایز اے اسٹیٹ اگر یہ اس کی اپنی رسپانسبلٹی سمجھے کہ وہ جو اسمالر اور ولنریبل گروپس ہیں، وہ ریلیجس گروپ بھی ہو سکتے ہیں، ایتھنک گروپ بھی ہو سکتے ہیں، ان کو پروٹیکٹ کرے، اور پھر وہ جو خبریں ان کی ذریعے سے نکلیں گی باہر، وہ ملک کا ایک اچھا اور سافٹ امیج باہر لے کر جانے کی کوشش کریں گی. باقی آپ یہ سافٹ امیج کوئی لیبارٹریز کے اندر نہیں بنتا، یہ کوئی اسٹیج پروگراموں پہ نہیں بنتا، یہ ریئل لائف کو ریفلیکٹ کر رہا ہوتا ہے. اگر ریئل لائف میں سٹوریز ہیں، میرے پاس بہت سی سٹوریز ہیں جو پاکستان میں میرا اپنا تجربہ ہے، وہ بڑی پازیٹیو سٹوریز ہیں، ان کو بیان کرنا چاہیے. لیکن اگر روزمرہ لوگ نیگیٹیوٹی اپنی زندگی میں تجربہ کریں گے، کسی کی جاب چلی گئی، کسی کی زندگی چلی گئی، کسی کا گھر چلا گیا، اس وجہ سے وہ کرسچن تھا یا میجورٹی کمیونٹی میں سے نہیں تھا، تو یہ لامحالہ کوئی اچھا کردار ادا نہیں کرے گا. تو آئی تھنک دا بیسٹ وے ٹو گیو اے پازیٹیو پکچر آف اے کنٹری از ٹو ڈو پازیٹیو. جیسا آپ کریں گے ویسا ہی اس کا جو ہے وہ چیز باہر نکلے گی. تو اس میں میں ذاتی طور پر کوئی اتنی تگودو نہیں کرتا، لیکن میری جو اچھے تجربات ہیں میں وہ لوگوں کو سنانے کی کوشش کرتا ہوں. میرا خیال ہے کہ ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ جو اچھے تجربات ہیں ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ، وہ لوگوں کو بتائیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کو سمجھائیں کہ اس طرح کی باتیں جو ہمارے ملک میں، ہمارے معاشروں میں ہو رہی ہیں، وہ نہیں ہونی چاہیے. بالکل، بہت زبردست. اور آپ کا جو بیک گراؤنڈ تھا، جیسے اس میں بتایا کہ آپ نے انٹرفیتھ ڈائیلاگ کے لیے نہ صرف پاکستان میں کام کیا بلکہ آپ نے جو ہے وہ انٹرنیشنل سطح پر بھی کام کیا. کتنا آپ سمجھتے ہیں انٹرفیتھ ڈائیلاگ کی ضرورت ہے ہمارے معاشرے میں، پاکستانی معاشرے میں بھی، اور جس کنٹری میں آپ رہ رہے ہیں، جس دنیا کے خطے میں آپ ہیں وہاں پر، کہ ہم ایک معاشرے کو، دنیا کو بہتر انداز میں ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے انٹرفیتھ ڈائیلاگ کو کیسے افیکٹو بنا سکتے ہیں؟ دیکھیں، پاکستان میں مختلف جگہوں پر انٹرفیس ڈائیلاگ کی نیڈ اور نیچر ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے. جیسا کانٹیکسٹ ہوتا ہے اسی طرح سے انٹرفیس ڈائیلاگ کی ضرورت، اس کی اور اس کی اہمیت اور اس کی نیچر جو ہے وہ بدلتی جاتی ہے. مثال کے طور پر پاکستان کے اندر جو انٹرفیس ڈائیلاگ ہوتا ہے وہ جسٹ ون لیئر، ون فیز ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے کہ آپ کے دو ریلیجن کے لوگ آپس میں ڈائیلاگ کرتے ہیں. لیکن ویسٹرن ملکوں میں زیادہ تر جو انٹر ریلیجس ڈائیلاگ ہوتا ہے وہ اس کے انڈرنیتھ اس کے انٹر کلچرل ڈائیلاگ بھی ہوتا ہے. مثال کے طور پر جو اکثر مسلمان کمیونٹیز ہیں جو پاکستان سے آئے ہوئے لوگ ہیں برطانیہ میں، وہ ایتھنیکلی بھی مختلف ہیں اور وہ ریلیجسلی بھی مختلف ہیں. تو جو وہ وائٹ کمیونٹیز کے ساتھ انٹر ریلیجس ڈائیلاگ کرتے ہیں وہ صرف انٹر ریلیجس نہیں ہوتا، وہ انٹر کلچرل بھی ہوتا ہے. مثال کے طور پر میں برطانیہ میں رہنے والے کسی پاکستانی بیک گراؤنڈ کے مسلمان کے ساتھ انٹر ریلیجس ڈائیلاگ کروں گا تو دیٹ ول بی اونلی انٹر ریلیجس ڈائیلاگ، ناٹ انٹر کلچرل ڈائیلاگ، کیونکہ ہم ایک دوسرے کا کھانا کھا سکتے ہیں، ایک دوسرے کے مسالے کھا سکتے ہیں، ایک دوسرے کی پکی ہوئی کڑھائیاں اور حلیم کھا سکتے ہیں اور بریانی کھا سکتے ہیں. وی ڈونٹ ہیو اینی پرابلم، سو مچ سو کہ ہم ایک دوسرے کی زبان بول سکتے ہیں. ایک دوسرے کی زبان، مجھے اکثر مثال کے طور پر یہاں پر ایک علاقہ ہے جسے لوٹن کہتے ہیں، اور لوٹن میں ایک ماسک ہے. لوٹن از جہاں پر کافی ٹینشن پچھلے سالوں میں رہی ہے، جس جگہ پر ای ڈی ایل جو یہاں کی ایک بڑی وائٹ ریسسٹ قسم کی جماعت ہے، اس کا بھی ہیڈ کوارٹر تھا، اور ایک بہت ہائی قسم کی ٹیررسٹ ویوز رکھنے والی اسلامی جماعت تھی، اس کے بھی ہیڈ آفس لوٹن میں تھے. تو کوائٹ ڈیفیکلٹ پارٹ آف دا کنٹری ہے لوٹن. وہاں پر ایک جامع مسجد ہے، وہاں پر مجھے ایک دفعہ جمعے کی مسجد میں جمعے کی نماز میں خطبہ دینے کا موقع ملا. تو وہ میرے دوست ہیں مولانا صاحب، وہ مجھے اکثر کہا کرتے تھے کہ رانا صاحب ہمیں مل کر کچھ کمیونٹیز کے لیے کرنا چاہیے. تو میں نے کہا کمیونٹیز کے لیے تو ہم کرتے ہی ہیں. تو کہتے ہیں کہ مل کے کچھ کریں. تو مجھے کہتے ہیں کہ آپ اپنے چرچ میں کوئی سیمینار کریں اور مجھے بلائیں تو میں آ کر وہاں پر تقریر کروں گا. میں نے کہا آپ کی چرچ کی تقریر کو چھوڑیں، آپ اپنی مسجد میں کچھ کریں اور میں آ کر بول دوں گا. تو آپ کو تو کچھ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، جمعے کی نماز کے لیے لوگ آتے ہیں تو نماز آپ پڑھائیں، خطبہ میں دے دوں گا.
तो खुतबा तो तारीखी तौर पर वैसे भी पॉलिटिकल लोग देते रहे हैं, ये कोई ऐसा काम तो नहीं, जो भी शहर का अमीर हो वो खुतबा दे सकता है। तो मैंने कहा कि मैं आकर आप खुतबा दे दूंगा और आप नमाज पढ़ाइएगा। तो उन्होंने कहा अच्छा। तो थोड़े से वो घबराए। तो मैंने कहा कोई ऐसी बात नहीं, आप घबराए ना, कुछ नहीं होगा, मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगा जिससे आपकी जमात जो है वो ऑफेंड हो। एनीवे इट वर्कड आउट वेरी वेल, आई वेंट देयर उस संडे को। आप यूट्यूब पे अगर इसको गूगल करेंगे तो आपको मिल भी जाएगा। वो एज इट इज जैसे हमने की थी वैसे ही है वो। उसमें मैं तकरीबन 22-23 मिनट बोला था मैं। तो जुमे की नमाज उन्होंने पढ़ाई, खुतबा मैंने दिया। जब नमाज का वक्त आया तो मैं चला गया, क्योंकि वो तो हमारे मुसलमान भाई थे, उन्होंने पढ़ना था। लेकिन जो बातचीत करनी थी वो मैंने अपनी तकरीर की, खुतबा दिया और चला गया। उस जुमे उन्होंने खुतबा नहीं दिया, लेकिन उसमें मैंने कोई ऐसी बात नहीं की इंटेंशनली जिससे लोग ऑफेंड हों, क्योंकि मेरा ये काम नहीं था। लेकिन मैंने एक दोस्त के तौर पर, एक भाई के तौर पर उनकी मदद की और समझाने की कोशिश की कि किस तरीके से बहैसियत मुसलमान या बहैसियत पाकिस्तानी मुसलमान आप इस मुल्क के अंदर अपनी आप को, अपनी कम्युनिटी को एक्सरसाइज करेंगे, अपनी कम्युनिटी लाइफ को, कि यहाँ पर हमारी अहमियत बढ़ती चली जाए। और किस तरीके से उन मजहबी रवायात को, जिसको किसी हद तक हम भूलते चले जा रहे हैं, हम वापस लाकर इन कम्युनिटीज को जिनमें खुदा हमें लेकर आया है, इनमें रोशनी फैलाएं, इनमें नूर फैलाएं, उम्मीद फैलाएं, ना कि हम यहाँ पर नाउमीदी के अलंबरदार बनकर कम्युनिटीज के अंदर मुश्किलात फैलाते फिरे। तो आई थिंक दैट वर्क वेरी वेल। और उसके बाद वहां पर अभी तक जो वहां पे नौजवान लोग थे वो मेरे साथ कनेक्ट सोशल मीडिया, फेसबुक वगैरह के जरिए से मिलते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं, कई दफा किसी प्रोग्राम के अंदर भी मिल जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि यहाँ पर बरतानिया में रहते हुए या पाकिस्तान में रहते हुए मैंने जो इंटररिलीजियस डायलॉग के अंदर महसूस किया, यहाँ पर दो किस्म के लोग हैं इंटररिलीजियस डायलॉग में। एक तो वो हैं जिनका पॉलिटिकल एजेंडा है। पॉलिटिकल एजेंडा जिन लोगों का होता है वो कभी भी सीरियस नहीं होते, उनका सिर्फ एक ही काम होता है कि उनको पॉलिटिकल जो अचीवमेंट्स उनकी हों और वो जो कुछ हासिल करना चाहते हैं वो करें। दूसरे वो लोग हैं जो इसमें से डिबेट के जरिए से दूसरों को दबाना चाहते हैं। वो समझते हैं कि शायद ये इंटररिलीजियस डायलॉग एक नया प्लेटफॉर्म है, लेट्स डू इट। तीसरा इसके अंदर वो लोग हैं जिनकी ना तो कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट है और ना कोई रिलीजियस इंटरेस्ट है, उनकी सिर्फ पैसे की इंटरेस्ट है। वो कहते हैं कि चलें ये भी एक एक्टिविटी है, इसको हुकूमतें और अक़वाम मुत्तहिदा और हर कोई सपोर्ट कर रहा है, हम भी ये करते रहें। कुछ ऐसे किस्म के लोग हैं। तो कुछ लोगों का ना कुछ पैसे की इंटरेस्ट है, कुछ लोग हैं जिनकी ना कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, ना कोई रिलीजियस इंटरेस्ट है, उनकी सिर्फ समोसा और डिनर की इंटरेस्ट है। तो वो कहते हैं चले इंटरफेयर डिनर हो गया तो आज हम खाना खा लेंगे। तो मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं इस मंडी के अंदर, मेरा नहीं ख्याल के, लेकिन बहुत से लोग सिंसियरली काम कर रहे हैं, और वो जो सिंसियरली काम कर रहे हैं उन्हीं की वजह से ज्यादा फलावर होगी, क्योंकि वो सीरियस थिंकर हैं। लेकिन मेरी नजर में इंटर रिलीजियस डायलॉग में वही लोग कामयाब होते हैं जो अपने मजहब को अच्छे तरीके से समझते हैं और दूसरे की बात को भी अच्छे तरीके से समझते हैं। अपने आप को समझना और दूसरे को ना समझना इंटर रिलीजियस डायलॉग के लिए मौत का सबब बन सकता है। आप अपने आप को भी समझें, लेकिन दूसरे को भी समझें, और दूसरे को वैसे भी समझें जैसे वो समझना चाहता है। और बुल्ले शाह का एक बड़ा खूबसूरत शेर है, पंजाबी जुबान में है, वो ये है कि समझ गए ते रौला की, समझ गए ते रौला की, ए राम रहीम ते मौला की। हम जानते हैं लेकिन समझते नहीं हैं। मैं अगर मुझे कहेंगे तो मैं कहूँगा मुझे पता है मुसलमानों का इस क्या है, और अगर आप किसी मुसलमान स्कॉलर से पूछे तो मुझे पता है ये क्रिश्चियन लोग क्या करते हैं, मुझे इनका सारा पता है। तो ये इल्म की बात नहीं है, ये जानने की बात नहीं है, ये समझने की बात है। जैसे मैं अपने बच्चे की बात को तो समझ लेता हूं, लेकिन अपने पड़ोसी की बच्चे की बात को नहीं समझ सकता। तो जब हम समझना शुरू कर देते हैं तो हम जानने की हद से आगे निकल जाते हैं, और जब समझ आ जाती है तो फिर पता चलता है कि जो मैं जानता था वो ठीक नहीं था, जो मैं समझता हूं ये ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल, बहुत जबरदस्त। और जो हमने प्रोग्राम के शुरू में ये तय किया था कि हमारा जो वक्त होगा, और हम तकरीबन उससे काफी हद तक आगे जा चुके हैं, लेकिन आपकी गुफ्तगू और आपके तजुर्बात जो है वो इतने शानदार थे कि मैं नहीं चाहता था कि हम अपने व्यूअर्स को इनसे महरूम रखें। तो मैं जाने से पहले, इजाजत चाहने से पहले, प्रोग्राम को इख्तिताम से पहले, मैं चाहूंगा अगर आज के हम इस टॉपिक को एक नटशल में बयान करें तो विद इन 3 to 4 मिनट्स आप इसको कैसे कंक्लूड करेंगे?
हाँ, मैं इसको ऐसे कंक्लूड तो नहीं कर मेरा ख्याल है कि हमने जो सारी गुफ्तगू की है उसमें से कुछ इंटररिलीजियस डायलॉग के बारे में की है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। What does it mean to be a Pakistani? What does it mean to be a person of religion? आप पहले क्रिश्चियन हैं या पहले पाकिस्तानी हैं? हमने ये सारी बातें की हैं। मेरा ख्याल है कि अगर मैं इसको 3 मिनट में तो नहीं, अगर मैं एक फिक्रे में इसको कंक्लूड करना चाहूँ तो मैं इसको कहूँगा, we were talking about the dialogue of life. लाइफ, ओ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, बहुत जबरदस्त। और मैं इस about the dialogue of life. सही, जबरदस्त, बिल्कुल ये ऐसे ही जिंदगी के तजुर्बात हैं, वाकयात हैं जो हम अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस करते हैं पाकिस्तान में रहते हुए, जहां बहुत सारे हमारे मसाइल हैं, डिफरेंट भी हैं हम दूसरों से, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि हम इन डिफिकल्टीज चैलेंजेस के बावजूद इकट्ठे मिलकर रहते हैं और बहुत सारे एक दूसरे की जिंदगी के तजुर्बात हैं उसमें शेयर करते हैं। और जैसे हमारे गेस्ट ने कहा कि डायलॉग ऑफ लाइफ, जब आप जिंदगी में एक दूसरों को उनके साथ मुकालमा करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं एक दूसरे को, तो आपके लिए जिंदगी बहुत आसान हो जाती है। रेवरेंड साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपकी कीमती गुफ्तगू का, आपके वक्त का। मुझे अंदाजा है कि आपकी मसरूफियात बहुत ज्यादा है, टाइम डिफरेंस के बावजूद भी आपने वक्त दिया और हमारी इस दावत को कबूल किया। मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ और शुक्रगुजार हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आइंदा भी जब कभी इस तरह के मौज़ूआत पर गुफ्तगू के लिए हमें जरूरत होगी, हम जरूर आपको मदऊ करेंगे। और आपकी इस दावत को जो है वो, आपने जो हमारी दावत को कबूल किया, इसके लिए एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी के साथ आपसे इजाजत चाहेंगे और आज का जो हमारा मौजू था, हमारे गेस्ट ने बड़े ही उम्दा अंदाज से अपनी जिंदगी के तजुर्बात से, वाकयात से और तारीख के वाकयात से और माशरती रवैयों के साथ को बयान किया। और जैसे मैंने प्रोग्राम के शुरू में कहा था कि हमारा मकसद ही ये होता है कि माशरे में हम डायलॉग और जिंदगी के डायलॉग को, यानी लाइफ डायलॉग को जो है वो प्रमोट करें, फरोग दें। हमारे माशरे में बदकिस्मती से ऐसे मौजूआत पर ऐसी मुस्बत गुफ्तगू बहुत कम की जाती है और हमारी ये जो एक छोटी सी काविश है, यकीनी तौर पर आपको पसंद आएगी। आप हमारी इस काविश में हमारा हिस्सा बन सकते हैं। फेसबुक पर हमारा पेज मास्टर टीवी के नाम से आप हमारी ये वीडियो तो दूसरे लोगों तक शेयर कर सकते हैं, इसको आगे बढ़ा सकते हैं। और यूट्यूब पर हमारा चैनल मास्टर टीवी के नाम से है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी जो सेशंस हैं, जो हमारी वीडियोस होती हैं, इंटरव्यूज हैं, उनसे मुस्तफीद हो सकते हैं और दूसरे लोगों तक भी पहुंचा सकते हैं। आज के प्रोग्राम में आपसे इजाजत चाहेंगे, आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में एक नए टॉपिक और एक नए सेशन के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।